हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं को पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न पर देखी होगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाली जान और माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटती है, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, करकापात। करकापात किसे कहेंगे हम लोग? कुछ ही समय में अत्यधिक वर्षा का होना। कुछ ही समय में अत्यधिक वर्षा का होना करकापात कहलाता है। और टॉर्नेडो और इतना व्यापक हो सकता है, जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न ही बुरा। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। आपदा क्या है? आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाले वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनका अबोध व असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है। भोपाल गैस त्रासदी, ये आपका कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। ये पूछा जाता है कब हुआ था। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, ये कहाँ हुआ था? रूस में। और ये आपका हो गया MP में। रूस में कब हुआ था? 1986 में। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और युद्ध, वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण है। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के
भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनके असर को कम करने इसके इनके असर को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट और मई 1994 में याकोहामा, जापान में आपदा प्रबंध पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम है। ये पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1993 में। और 1994 में याकोहामा, जापान में आपदा प्रबंधन पर विशिष्ट संगोष्ठी, ये इम्पोर्टेंट हो गया। प्रायः यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और विधान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होता है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष की अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां, अथवा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है तथा उन लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापीकृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं न तो समान होती है और न उनसे आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है, अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिमाण, गहनता एवं बारबरता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जालमान की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं व संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थे। अतः उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद्य बना दिया है। प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया तथा और मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। यही बाद में याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया।
प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत उन देशों में है सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी है। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का माली नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, याकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 में याकोहामा नगर में हुई। याकोहामा आपका जापान। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद्य हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूवृद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर आग्रतापूर्वक ध्यान देगा। जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। यह उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा: मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण, प्रकीर्णन तथा उपयोग और संसाधनों का संग्रह करना। 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया। न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? 1999-2000। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, ये याकोहामा रणनीति किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? इसमें जलवायु भी दे सकता है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा से जुड़ा है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बहुत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। वृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूकंप सबसे ज़्यादा
अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत 2006 में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन धंसने, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्र में, बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है कि इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त एक भवन को दिखाया गया है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुजरात 1819, 1956, 2001 में और महाराष्ट्र 1967 और 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीप पठार, जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक भीमा कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। राष्ट्रीय भू भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों जोन में बांटा है। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अति क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं, जैसा कि मानचित्र 6.2 में दिखाया गया है। भूकंप सुवेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। यह अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्व भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। देखते हैं तब पता चलेगा। भारत भूकंप संभावित क्षेत्र को दिखाया गया है। अति अधिक क्षेत्र जोखिम क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट। और मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला। और क्या है? निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, ये वाला पार्ट। अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र ये वाला, ये। और यहाँ भी है
भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम। भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। यह न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव तालिका 6.1 में दिया गया है। भूकंप के प्रभाव भूतल पर, मानवकृत ढांचों पर और जल पर दिखाया गया है। दरारें पड़ना, लहरें, जल में क्या हो जाएगा, लहरें हो जाएगा। बस्तियां यह खिसकना हो जाएगा और जल गतिशीलता, दबाव हो जाएगा जल में। भूस्खलन, उलटना, और यहाँ क्या आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। ध्रुवीकरण, आकुंचन, भू दबाव, निपात। संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, और ये तीनों में सेम है। इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरारें डाल देती है, जिससे पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती है। भूकंपीय न्यूनीकरण। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है। चूंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुभेद क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के नीचे जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। सुनामी को उथले जल की तरंग कहा जाता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होती है। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है, इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है, इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो
इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण भीषण विध्वंस होता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंग भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल का नुकसान पहुँचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपकी पुस्तक भूगोल में प्रायोगिक कार्य 2006 में दिए हुए बांदा, इंडोनेशिया के चित्र से लगाया जा सकता है। ये आपको दिखाया गया है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र को दिखाया गया है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत वृहद है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया था। ये कहाँ हुआ था? अंडमान और निकोबार में 2004 में हुआ था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये आपका विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। इसके बीच में आएगा ज़्यादा सुनामी, चक्रवात ज़्यादा आएगा इसके बीच। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रवंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की सघन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 कोरियोलिस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को अवरुद्ध करें। भारत के चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है, अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और
अरब सागर से दूर होता जाता है उसका बल कमज़ोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल की असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। स्टॉर्म सर्ज, महोर्मी क्या है? एक तरह का महोर्मी चक्रवात के तूफान के कारण समुद्री जल का उठना। ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। महोर्मी किसको कहते हैं? चक्रवात के तूफान के कारण समुद्री जल का उठना। समुद्र तल में महोर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवनें उफान को उठाने वाले बल हैं। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां, खेत में पानी डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का विनाश होता है। बाढ़, आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविज़न पर इसके दृश्य देखे होंगे। किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की ज़मीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों पर भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी महोर्मी, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की अतः स्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफ़ी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारबरता और होने वाले नुकसान अधिक है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय प्रभाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अपवाह, ये दिखाया गया। बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र नदी को दिखाया गया है। तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। आइए मैप को देखते हैं हम लोग। भारत वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र को दिखाया गया है। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र दिखाया गया है। यहाँ क्या कहते हैं, 55 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी। ये वाला पार्ट, ये वाला पूर्वी घाट, नहीं ये वाला होगा ना, एक मिनट, ये वाला होगा, ये वाला पार्ट। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र बी को दिखाया गया है और ये यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका। ये वाला होगा पूर्वी घाट और आपका ये अब वाला पार्ट गुजरात वाला पार्ट हो जाएगा। और ये उत्तर पूर्व में अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र भी 47 मीटर प्रति सेकंड को दिखाया गया है। ये वाला पार्ट, ये और क्या है, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, ये वाला पार्ट, ये वाला मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र बी, ये वाला ए हो गया, बी हो गया तुम्हारा ये वाला बी। निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, ये वाला पार्ट। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये हम लोग लिख सकते हैं मेंस राइटिंग में हम लोग ये वाला
पार्ट जोड़ सकते हैं। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापिस लौटती मानसून द्वारा होती है। आपका तमिलनाडु में कब होगा लौटता हुआ मानसून? लौटता हुआ मानसून के कारण वर्षा होती है, उसी समय यहाँ पर बाढ़ आता है। आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करता है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, शोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। हैजा पानी के कारण, आंत्रशोथ हो गया आपका क्या कहते हैं पेट वाला बीमारी नहीं, पेट वाला बीमारी नहीं होगा, आंत्र है ना, आंत वाला बीमारी हो जाएगा। हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी है। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मझौली असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है हर वर्ष बाढ़ ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्रा में है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका मझौली है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और ये असम में पाई जाती है। तो सेकेंड कौन सा है आपका? कोको द्वीप। ये कहाँ है? ब्राज़ील में। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती है, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के दबाव पर नियंत्रण रखना। इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत से अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी शामिल है। सूखे के प्रकार। मौसम वैज्ञानिक संबंधी सूखा यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। जल विज्ञान संबंधी सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। पारिस्थितिक सूखा जब प्राकृतिक
पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिक सूखा कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में, ये आपको दिखाया गया सूखा, सूखा के कारण देखिए कैसे क्या कहते हैं जानवरों की मौत हो रही है। कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र में जहां ये बार बार पड़ते हैं और जहां उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। राजस्थान में ज़्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों भी शामिल है, जहां 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान का कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? जैसलमेर और बाड़मेर। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। ये कुछ मैप है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बाढ़ संभावित क्षेत्र को दिखाया गया है। बाढ़ संभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा? लगभग आपका उत्तर भारत में होगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कोसी नदी वाला पार्ट, ये वेस्ट बंगाल की तरफ ये वाला पार्ट होगा बाढ़ की तरफ, बाढ़ वाला क्षेत्र। और क्या है? सूखा प्रवण क्षेत्र को दिखाया गया है। जोन 1 कौन सा है? अत्यधिक, ये वाला पार्ट सूखा, ये राजस्थान वाला पार्ट, और ये गुजरात का कच्छ, और ये जैसलमेर वाला पार्ट। और गंभीर, गंभीर में ये हो जाएगा, ये गंभीर, ये वाला हो गया। और जोन 3 में सामान्य है, ये वाला सामान्य है, ये वाला, क्योंकि ये तटरेखा है, तटरेखा के बाद बगल में तो बारिश थोड़ा हल्का फुल्का होगा ही, और ये उत्तर पूर्व में तो यहाँ पर वर्षा होगा ही। सूखा रहित क्षेत्र है, ये सूखा रहित क्षेत्र हो गया यहाँ पर, ये वाला। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। सूखे के परिणाम। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, चारा कम होने की स्थिति में क्या कहेंगे? तृण अकाल। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रि अकाल कहलाती है। तीनों मिल जाएगा तो त्रि अकाल हो जाएगा। जो सबसे अधिक विध्वंसक है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर मवेशियां और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आंत्रशोथ,
हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तत्कालीन और दीर्घकालीन होता है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, नदियों को जोड़ना और बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभाव्यता का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए दीर्घकालीन उपाय है। वर्षा जल संलयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूखे का प्रभाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने पास पड़ोस में छत से वर्षा जल संलयन करने के तरीके समझें और इन्हें ज़्यादा कारगर बनाने के उपाय सुझाएं। ये इम्पोर्टेंट है, आपका साउथ साइड में ये हो रहा है। भूस्खलन, क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रोकने के बारे में पढ़ा है? यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत, जो आकस्मिक, अनुमेय तथा वृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसका बारबरता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। यह आपको दिखाया गया है भूस्खलन को। अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र, सुभेद्य का क्या मीनिंग हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, अरे यार, सुभेद्यता आसानी से भेदा जाना। ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र में रखे जाते हैं। अधिक सुभेद्य क्षेत्र, अधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर यह है कि भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारबारता का हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। मध्यम और कम सुभेद्य क्षेत्र, पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन रहता है। अन्य क्षेत्र, भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल,
दार्जिलिंग जिले को छोड़कर असम, कार्बी अनलोक को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भूस्खलनों के परिणाम। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है और तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जलवाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक है। स्थानांतरी कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। स्थानांतरी कृषि को हम लोग झूम कृषि कहते हैं, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। आपदा प्रबंधन, ये आपका मेंस राइटिंग में इम्पोर्टेंट है। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधा अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट हो गया। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे है। तो आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया था? 2005 में। ये इम्पोर्टेंट हो गया। निष्कर्ष। ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? असम में आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण। उत्तरांचल, अब तो उत्तराखंड हो गया, कि किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? कहाँ हुई थी? पिथौरागढ़ में हुआ था ना। हाँ। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तमिलनाडु। ये आपका लौटते हुए मानसून।
लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, उसी के कारण तमिलनाडु में बाढ़ आता है। इनमें से किस नदी में मजौली नदी या द्वीप स्थित है? कहाँ? ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, असम। मजौली नदी असम। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स वो लोग भी जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।